हेलो टू ऑल। आज की वीडियो की शुरुआत करते हुए हम आपका चैप्टर 4 का लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका पेशवा। इससे पहले हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा था। अब शिवाजी से संबंधित ही ये एक टॉपिक है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी के बाद के जो शासक रहे मराठा साम्राज्य के अंदर उनकी क्या स्थिति रही और पेशवा पद क्या है, किस प्रकार से इसका यूज़ किया गया या मिसयूज़ किया गया, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये एक तरीके से शिवाजी के आगे का टॉपिक है जो कि महाराष्ट्र साम्राज्य से संबंधित है। ये टॉपिक होते ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा बताया जा रहा है इस टॉपिक में हमें पेशवा की स्थिति के बारे में बताया जाएगा और कब से कब तक की 1718 ईस्वी से लेकर के 1740 ईस्वी तक के बीच की स्थिति। शिवाजी के कमजोर उत्तराधिकारियों के समय मराठा साम्राज्य की बागडोर उनके पेशवा या प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई। पेशवाओं के शासन का प्रारंभ बालाजी विश्वनाथ के समय हुआ, जिसे इस पद का मराठा शासक साहू द्वारा 1713 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। इधर आप अंडरलाइन कर लोगे। पेशवा क्या था? एक पद था। हम कहें प्रधानमंत्री, हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवा नाम से जाना जाने लगा इस पद को। इस पद का प्रारंभ किसके समय से हुआ था, या हम कहें कि प्रथम मराठा साम्राज्य का पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा रहा था, यानी 7 साल तक रहा था। और बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किसके द्वारा बनाया गया था? मराठा शासक शाहू के द्वारा 1713 में बनाया गया था। शिवाजी के समय तक ये जो पेशवा पद है अपने नियम कायदों में और अपने लिमिट्स में, अपनी सीमाओं में रह करके ही कार्य करता था। परंतु शिवाजी के बाद में जितने भी मराठा सरदार हुए, जितने भी शासक हुए मराठाओं के, वो कमज़ोर रहे। उनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के कारण जो पेशवा पद है ये राजा से भी ज़्यादा बलशाली और पावरफुल माना जाने लगा, क्योंकि पेशवाओं ने ज़्यादातर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके समय में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान दिल्ली के शासक निर्माता थे। जिस समय बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का पेशवा था, क्योंकि इस समय मराठा साम्राज्य में पेशवा पद का बल बढ़ गया था। उसी प्रकार से आप ध्यान देना, यहाँ पर जो चीज़ मैं बता रही हूँ इस बुक में नहीं लिखी है। जिस प्रकार से मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद बलशाली हो गया था, उसी समय मुगल जितने भी उत्तराधिकारी थे वो भी कमज़ोर होते चले जा रहे थे। और मुगल शासकों के स्थान पर मुगलों के जो अन्य सरदार हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, उनका बल बढ़ने लगा। जिस प्रकार से मराठाओं में पेशवा का बल बढ़ने लगा, उसी प्रकार से मुगलों में अन्य मंत्रियों का पद बढ़ने लगा, क्योंकि दिल्ली के शासक या मुगल भी कमज़ोर होने लगे थे। जिस समय बालाजी विश्वनाथ मराठाओं का प्रधानमंत्री था या पेशवा था, उसी समय दिल्ली के जो प्रधानमंत्री थे या दिल्ली के बड़े बड़े पद पर काम करने वाले 2 मंत्री थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। ये दोनों भाई थे और सैयद वंश से संबंधित थे, इसलिए इन्हें सैयद बंधु कहा गया। इन सैयद बंधुओं ने उस समय पूरे दिल्ली के शासन को अपने अंडर कर रखा था। यानी दिल्ली का जो शासक है उस समय बहादुर शाह प्रथम था, उसे हटा करके सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को मुगल गद्दी पर बिठा दिया था। और फर्रुखसियर पूरी तरीके से सैयद बंधुओं के कहने पर ही चलता था, क्योंकि फर्रुखसियर को राजा बनाने वाले ये दोनों ही भाई थे। इसलिए मुगल शासक राजा चाहे फर्रुखसियर था, परंतु संपूर्ण दिल्ली पर संपूर्ण मुगल शासन सैयद बंधुओं के द्वारा ही चलाया जाता था। परंतु शीघ्र ही इन दोनों भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। फर्रुखसियर भी इतना चालाक हो गया, क्योंकि उसके हाथ में राजा का पद आ गया, तो वो ज़्यादा अपनी चालाकी का यूज़ करते हुए सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। और उसने दक्खन का यहाँ मतलब दक्षिण भी है, आप याद रखना, भारत के दक्षिणी भाग को उस समय में दक्खन कहा जाता था।
दक्कन में मौजूद मीर बख्शी हुसैन अली को जब इस षड्यंत्र की जानकारी हुई तो उसने फर्रुखसियर पर प्रहार करने के लिए मराठा शासक साहू के साथ 1719 ईस्वी में एक संधि की। ये सारी जानकारी मीर बख्शी हुसैन अली को मिली। कौन हुसैन अली? यही सैयद बंधुओं में से एक भाई हुसैन अली को जब ये जानकारी मिली कि फर्रुखसियर इनके खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहा है, इन दोनों भाइयों के खिलाफ, तो अब की बार हुसैन अली ने मराठा शासक साहू के साथ 1719 में एक संधि कर ली ताकि हुसैन अली और साहू दोनों मिलकर के फर्रुखसियर के ऊपर हमला करें। और साहू तो चाहता ही था कि फर्रुखसियर के ऊपर हमला हो और मुगल गद्दी पर से इन मुगलों को हटा करके मराठों का राज हो जाए। तो ये मौका उन्हें मिल गया और शाहू हुसैन अली के साथ में मिल गया। 1719 में उनके द्वारा संधि की गई। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी? पहली शर्त तो ये थी कि मुगलों द्वारा शाहू को वह सब प्रदेश लौटा दिए जाएंगे जो शिवाजी के स्वराज नाम से प्रसिद्ध थे। वो सारे प्रदेश जो कि शिवाजी के अंडर थे वो शिवाजी के स्वराज कहलाते थे। धीरे धीरे एक एक करके मराठा सरदारों ने उन सारे राज्यों को अपने अधिकार से निकल गए, वो उनके अधिकारों से, और मुगलों ने शिवाजी के स्वराज में से काफ़ी सारे हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस संधि के माध्यम से सबसे पहली शर्त यही रखी गई कि वो सारे राज्य जो कि स्वराज के नाम से जाने जाते थे, शिवाजी के स्वराज कहलाते थे, वो सारे राज्य मराठाओं को वापस से लौटा दिए जाएंगे। खानदेश, बरार, गोंडवाना और हैदराबाद और साथ में कर्नाटक, इन सारे राज्यों में मराठाओं द्वारा हाल ही में जीते गए प्रदेशों पर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया जाएगा। ये जितने भी प्रदेश हैं इन सभी प्रदेशों पर हमला करके मराठों ने इन्हें अपने अधिकार में कर लिया था। तो मुगलों ने, सैयद बंधुओं ने ये बात स्वीकार कर ली कि ये सारे प्रदेश मराठों के मान लिए जाएंगे। मराठों को दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और सरदेशमुख नामक कर वसूली का अधिकार भी दे दिया गया। साथ में चौथ के बदले 15,000 मराठा सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में रहेंगे। मराठों को एक और क्या नया अधिकार दिया गया कि दक्कन में यानी दक्षिणी इलाकों में ये जो 6 प्रांत हैं उन 6 प्रांतों में से चौथ और सरदेशमुख, ये 2 टाइप के कर थे जो कि मराठों द्वारा वसूल किए जाते थे। किस नाम के बदले? इस नाम के बदले कि इन 6 प्रांतों में मराठाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी और सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो अपने सैनिक मुगल सम्राट को देंगे या मुगल सम्राट की सेवा में रखेंगे। उसके बदले में उन्हें ये चौथ और सरदेशमुख नामक कर वसूली का अनुमति मिल गई और मराठों द्वारा 15,000 अपने सैनिक मुगल सम्राट की सेवा में छोड़ दिए जाने की बात कह दी गई, स्वीकार कर लिया गया। अगली शर्त थी दिल्ली में नजरबंद शाहू की माता यसुबाई और उनकी पत्नी सहित मराठा राज परिवार के सदस्यों को मुक्त कर वापस भेज दिया जाएगा। इस समय पर जो साहू है उसकी माता और उसकी पत्नी और साथ में उसके परिवार के सदस्यों को दिल्ली में बंदी बना रखा था। साहू ने ये भी एक शर्त रखी कि मेरे परिवार के इन सभी सदस्यों को वापस मुझे लौटा दिया जाए। इन्हीं सभी शर्तों के साथ में 1719 में साहू और हुसैन अली के बीच में ये संधि हो गई। हुसैन अली के दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने पर संधि के अनुसार बालाजी विश्वनाथ और खांडेराव धमाके के नेतृत्व में 15,000 मराठा सैनिकों ने उसका साथ दिया। जैसे ही हुसैन अली दिल्ली की ओर रवाना हुआ, बालाजी विश्वनाथ खांडेराव धमाके के साथ में 15,000 सैनिक लेकर के उसके साथ पहुंच गया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को अपदस्थ कर रफ़ी उद दराजत को मुग़ल बादशाह बना दिया। यानी कि इनकी ये जो पॉलिसी थी, इनकी ये जो नीति थी, ये सफल हुई। सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ के साथ में मिलकर के फर्रुखसियर को हटाया, उसे उसके पद से हटाया और रफ़ी उद दराजत को मुग़ल बादशाह बना दिया, जिसने उपरोक्त संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी। यानी कि ये जो नया बादशाह बना इसने इस संधि को मान लिया जो कि 1719 में मराठों और
सैयद बंधुओं के बीच में हुई थी। दक्कन में चौथ और सरदेशमुख की वसूली के अधिकार प्राप्त करना बालाजी विश्वनाथ की बहुत बड़ी सफलता थी। ये बालाजी विश्वनाथ की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है कि उसे दक्षिण के इलाकों में सरदेशमुख और चौथ वसूली का अधिकार मिल गया था। इसी सफलता की वजह से उसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। प्रथम संस्थापक या संस्थापक कौन है मराठा साम्राज्य की? शिवाजी। परंतु इसे द्वितीय संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने दोबारा से मराठाओं की जो शक्ति है उसे आगे और ज़्यादा बलशाली बना दिया था। अगर ये प्रश्न बनता है कि बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक क्यों कहा जाता है, तो आप ये वाला आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। यदि यह क्वेश्चन आ जाए कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन कहलाता है, तो आपको याद होना चाहिए बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई उसके बड़े पुत्र बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। इस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी और मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय थी। उस स्थिति का लाभ उठा करके उसने अधिक से अधिक प्रदेशों को छीन लेना चाहता था। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद में उसकी मृत्यु के तत्पश्चात 1740 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका जो बड़ा बेटा है उसकी मृत्यु 1720 में हो गई थी और उसका जो बड़ा बेटा है बाजीराव 1720 में 20 वर्ष का था और उसने शासन किया है 1740 तक। 1720 में अब बालाजी विश्वनाथ का बेटा पेशवा पद पर बैठा, जिस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी। और इसी वक्त 1720 से 40 के बीच में ही मुगल साम्राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी बलशाली शासक नहीं बचा था। सारे जितने भी मुगल बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। इसी स्थिति का लाभ उठाकर बाजीराव जो था वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुगलों के साम्राज्य जीत करके अपने मराठा साम्राज्य में मिला लूँ। उसने अपनी तर्कपूर्ण व्याख्या द्वारा कहते हुए शाहू का समर्थन हासिल कर लिया कि हमारे लिए यही समय है कि हम विदेशियों को देश से निकाल कर कीर्ति प्राप्त कर लें। यानी इस समय पर बाजीराव ने अपनी बात रखते हुए, अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने उनका राजा तो शाहू था, बाजीराव तो प्रधानमंत्री था, पेशवा था, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए बाजीराव ने शाहू के सामने ये प्रस्ताव रखा, अपना विचार रखा कि यही वो वक्त है जब विदेशियों की शक्ति कमज़ोर हो गई है, उन्हें अपने देश से निकाल करके अपने देश पर वापस से भारतीयों का ही कब्जा करके अपने देश की कीर्ति हासिल कर सकते हैं। हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब ये था पेशवा का कि ये जो पूरा मुगल साम्राज्य है वैसे तो बलशाली है, परंतु ये जो बल है इसका ये तो शाखाओं के रूप में है। वृक्ष की जड़ तो उसका राजा है और वो बहुत कमज़ोर है। यदि हम इसे समाप्त कर देंगे तो पूर्ण रूप से ये जो वृक्ष है गिर जाएगा, पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। पेशवा की योजना से प्रभावित होकर शाहू ने जवाब दिया। यानी पेशवा की इस बात से शाहू बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने क्या जवाब दिया कि तुम मराठा पताका को हिमालय की चोटी की तरह फहरा दोगे, तुम वास्तव में योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। इस बात पर शाहू ने क्या कहा कि तुम मराठा साम्राज्य की पताका यानी इस झंडे को हिमालय तक पहुंचाओगे, यानी हिमालय तक का सारा साम्राज्य मराठाओं के साम्राज्य में मिला लोगे और तुम वास्तव में एक योग्य पिता के योग्य पुत्र ही हो। अपनी नीति के अनुसार बाजीराव ने नर्मदा नदी को पार किया और 1724 में उसने मालवा प्रदेश को जीत लिया। मालवा मुगलों के अंडर था, अब उसने मराठा के अंडर कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। शाही सेवा में मौजूद जयपुर का शासक सवाई जयसिंह मराठों से सहानुभूति रखने के कारण शीघ्र ही पेशवा का मित्र बन गया। इस पूरे वक्तव्य के बीच में ये जो शाही शब्द आया है, शाही सेवा का मतलब है मुगलों की सेवा में। मुगलों की सेवा में कौन सा शासक था उस समय? जयपुर का शासक सवाई जयसिंह था, जिसने जयपुर नगर को बसाया था। पर जयसिंह मराठों के साथ में सहानुभूति रखता था, यानी उसका व्यवहार उनके प्रति मित्रता पूर्वक था, इसलिए अब वो मराठों का मित्र बन गया। पेशवा के साथ उसने मित्रता कायम कर ली। इसी कारण पेशवा को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जयपुर का शासक पेशवा के साथ में और मराठों के साथ मिल गया था। पेशवा को सबसे जटिल समस्या का सामना मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सरदार निजाम उल मुल्क के साथ में संबंधों को व्यवस्थित करने में करना पड़ा था। पेशवा
के सामने सबसे बड़ी समस्या कब आई, जब मुगलों का ये जो सरदार था निजाम उल मुल्क, इसे मनाने की बारी आई। क्योंकि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को तो इसने बड़ी जल्दी मना लिया, कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु समस्या कहाँ आई, जब निजाम उल मुल्क को पेशवा को अपनी ओर मिलाना पड़ा। निजाम स्वयं को दक्कन का न्यायोचित शासक मानता था। निजाम तो ये चाहता था कि जो दक्षिण के इलाकों में जितने भी क्षेत्र हैं उसका राजा निजाम खुद बन जाए। तो इस क्षेत्र में मराठा अभियानों के कारण वे उन्हें अपना शत्रु मानता था, क्योंकि वो ऐसे मानता था कि दक्षिणी इलाके का तो शासक मैं ही बनूं और मराठे दक्षिण के एरिया में हमला कर रहे हैं तो ये मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। इस कारण उसने 1719 की संधि का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इसी वजह से जो 1719 की संधि थी उसकी जो शर्तें थी, दक्कन के इलाकों से संबंधित चौथ, सरदेशमुख की वसूली और दक्षिण के इलाके मराठों को दिए जाने वाली उन संधियों का उल्लंघन करना पेशवा ये जो निजाम उल मुल्क था उसने प्रारंभ कर दिया था। और शाहू के स्थान पर उसके विरोधी संभाजी को मराठा साम्राज्य के मुखिया के रूप में मान्यता दे दी। और निजाम उल मुल्क ने क्या कहा कि जो शाहू है इसकी जगह संभाजी मराठे साम्राज्य का शासक है, इसी को राजा माना जाना चाहिए। मार्च 1728 ईस्वी को औरंगाबाद के पास में पालखेड़ नाम स्थान पर पेशवा ने निजाम की सेनाओं को पराजित किया। यानी कि औरंगाबाद के पास में पालखेड़ा नाम का स्थान है, उस स्थान पर पेशवा और निजाम की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और पेशवा ने निजाम की सेना को पराजित कर दिया और उसे मुंशी शिवगांव की संधि करने पर मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। यानी यहाँ आपको इस बात पर अंडरलाइन कर लेनी है, ये वाला प्रश्न कई बार आ चुका है और आने की अभी भी संभावना है कि 1728 में कौन सी संधि हुई थी, या सीधा ये प्रश्न बनेगा मुंशी शिवगांव की संधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1728 में औरंगाबाद के समीप पालखेड़ा नामक स्थान पर पेशवा और निजाम की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की सेनाएं हार गईं और मजबूर होकर के निजाम को मराठों के साथ में जो संधि करनी पड़ी वो मुंशी शिवगांव की संधि के नाम से जानी जाती है। और इस संधि की निम्न शर्तें थीं, ये 3 शर्तें हैं जो आप देखेंगे। पहली शर्त क्या थी, निजाम ने संभाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ करके उसे पन्हाला भेजना स्वीकार कर दिया। यानी जो निजाम था उसने पहले संभाजी को बहुत ज़्यादा समर्थन दे रखा था और संभाजी को सपोर्ट करते हुए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी थी, पर अब उसने वो जिम्मेदारी छोड़ दी और उस जिम्मेदारी को छोड़ते हुए उसने जो ये संभाजी था इस संभाजी को पन्हाला नाम के स्थान पर भेज दिया। अगली शर्त क्या थी, छीने गए मराठा प्रदेश तथा मराठा कैदियों को छोड़ देने का निर्णय लिया गया। इस बीच में 1720 से 28 तक के बीच में, यानी 8 साल के बीच में जितने भी युद्ध हुए, जो भी प्रक्रियाएं हुई, उस बीच में जो ये निजाम था इसके द्वारा जितने भी मराठा सरदारों को, सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, पकड़ करके कैद में रख लिया गया था, इस संधि के द्वारा निजाम ने ये स्वीकार कर लिया कि जितने भी वो कैदी हैं उन्हें मैं वापस से मराठाओं को लौटा दूंगा। दूसरा, उसने ये भी वादा किया कि जितने भी मैंने मराठाओं के इलाकों पर, जितने भी मराठा राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया था, मराठाओं से छीन लिया था, वो सारे प्रदेश भी वो मराठा को लौटा देगा। अगली चीज़ उसने ये और स्वीकार की कि 1719 में वो जो संधि हुई थी किसके बीच में हुई थी, सैयद बंधुओं और मराठा पेशवा के बीच में हुई थी, और वो पेशवा का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ के बीच में। 1719 में वो जो संधि हुई थी उसके अनुसार शाहू को चौथ और सरदेशमुख कर वसूली का अधिकार जिन जिन क्षेत्रों पर मिला था वो सारे क्षेत्रों पर वापस से चौथ और सरदेशमुख कर की वसूली का अधिकार निजाम ने शाहू को लौटा दिया। यानी 1719 की संधि को वापस से उसने मान लिया। कुछ समय बाद चौथ और सरदेशमुख के बदले पेशवा ने प्रतिज्ञा कर ली कि वे निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करेगा। अब ये जितनी भी अपन ने 3 शर्तें पढ़ी, वो तीनों शर्तें किससे संबंधित थी कि निजाम ने क्या क्या चीज़ स्वीकार की और कौन कौन सी स्वीकृति अपनी ओर से मराठों को दी। अब यहाँ पर बात ये पढ़ेंगे अपन कि वो कौन कौन सी स्वीकृतियाँ हैं जो कि
मराठाओं के द्वारा निजाम को दी गई। तो इस प्रकार से मराठा सरदार जो शाहू था उसने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों पर मुझे चौथ और सरदेशमुख की वसूली का अधिकार दिया गया है उसके बदले में मैं ये वादा करता हूँ कि मैं निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण नहीं करूँगा। और निजाम ने मराठों के उत्तरी भारत पर आक्रमण में तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया। दूसरी एक और क्या बात की गई कि निजाम ने भी ये वादा किया कि यदि मराठे कभी उत्तर भारत पर आक्रमण करते हैं किसी भी इलाके में तो निजाम मराठों के विपरीत कभी भी सामने वाले राजा का समर्थन नहीं करेगा, तटस्थ रहेगा, यानी मराठों से कोई भी वो युद्ध उत्तरी इलाकों में नहीं करेगा, अपनी जगह स्थिर रहेगा। अब पेशवा ने उत्तर भारत पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 1728 ईस्वी में मालवा और बुंदेलखंड के मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब पेशवा ने क्या किया, उत्तर भारत पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि निजाम तो उत्तर भारत के शासकों का समर्थन करेगा नहीं, क्योंकि उसने संधि कर रखी है मराठों से। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 1728 ईस्वी में मालवा और बुंदेलखंड के वो क्षेत्र जो कि मुगल प्रदेश के अंडर थे उन पर हमला करते हुए पेशवा ने इन्हें मराठा साम्राज्य में मिला लिया था। मार्च 1737 ईस्वी में अवध का जो सूबेदार था उसका नाम था सादत खान, उसने मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को पराजित किया। क्योंकि ये जितने भी युद्ध चल रहे थे उनमें कभी मराठा हार रहे थे कभी मुगल हार रहे थे। तो इसी बीच मार्च 1737 ईस्वी में अवध पर जब मराठों का और मुगलों का बीच ये जो विरोध हुआ, उस विरोध में अब की बार सूबेदार सादत खान जीता और मराठा सेनापति उस वक्त था मल्हार राव होलकर, उसे सादत खान ने पराजित कर दिया। इस विजय की डींग मारते हुए दिल्ली में सूचना भेजी कि उसने मराठों को चंबल के पार खदेड़ दिया है। इस बात से सादत खान बहुत ज़्यादा खुश हुआ और सादत खान ने दिल्ली तक यानी मुगल सम्राट तक ये सूचना पहुंचाई कि देखिए, जिस मराठों को कोई बड़े से बड़ा सेनापति नहीं हरा पाया उसको मैंने हरा करके चंबल के पार खदेड़ दिया है, यानी बहुत पिछले क्षेत्रों तक उनको भगा दिया है और उनके इलाकों को अपने अंडर कर लिया है। बाजीराव इस विजय का खंडन करने के लिए 14 दिन का सफ़र मात्र 2 दिन में तय करके दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पर टूट पड़ा। जैसे ही इस बात की खबर बाजीराव को मिली तो बाजीराव ये बताने के लिए कि हमें इस प्रकार से पराजित नहीं किया गया है और हमें इतनी दूर नहीं खदेड़ा गया है, इस बात की सूचना देने के लिए बाजीराव स्वयं 14 दिन का जो सफ़र था उस सफ़र को 2 दिन में ही उसने पूरा किया दिल्ली तक पहुंचने का। यानी वो बिना रुके बिना कहीं ठहरे लगातार 2 दिन तक सफ़र करता रहा और सीधा वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पर हमला उसने कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से मुगल सम्राट भयभीत हो गया और आक्रमण से भयभीत मुगल सम्राट को बाजीराव ने संदेश भेजा कि उसके अभियान का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ ये दिखाना है कि अभी मैं जिंदा हूँ या अभी हम मराठे जिंदा हैं। इस बात पर मराठा ने क्या जवाब दिया, मुगल सम्राट डर गया था कि अब ये मराठे पुनः लौट करके मेरे ऊपर हमला करने आ गए हैं और ये दिल्ली को मुझसे छीन लेंगे। और मुगल सम्राट को लग रहा था कि वो मराठों का सामना नहीं कर सकता। तो इस स्थिति पर बाजीराव ने जवाब दिया कि हम तुमसे कुछ नहीं लेना चाहते हैं, केवल हम आपको डराकर ये साबित करना चाहते हैं कि अभी भी हम में वही दम और वही बल है, हम किसी से डरकर हारे नहीं हैं और ना ही हमें कोई हरा पाया है। दिल्ली से लौटने के बाद पेशवा ने निजाम को पराजित कर 17 जनवरी 1738 ईस्वी को दोराहा सराय की संधि करने के लिए बाध्य किया। जब पेशवा बाजीराव दिल्ली से वापस लौटा तो अब की बार उसने निजाम के साथ युद्ध किया और दोनों के मध्य 17 जनवरी 1738 को एक संधि हुई और ये संधि किस नाम से जानी गई है, दोराहा सराय की संधि। इस संधि की क्या शर्तें थी, इस संधि के अनुसार संपूर्ण मालवा और उसके आसपास का जो नर्मदा से लेकर के चंबल वाला क्षेत्र था वो सारा प्रदेश को बाजीराव के आधिपत्य में छोड़ दिया गया। यानी कि नर्मदा नदी से लेकर के चंबल तक का जो पूरा इलाका था
साथ में मालवा का जो इलाका था वो सब किसके अधिकार में मान लिया गया? बाजीराव के अधिकार में मान लिया गया। 1734 ईस्वी में बाजीराव ने निजाम उन मुल्क के द्वितीय पुत्र नरसिंह जंग को परास्त किया। अब की बार 1740 ईस्वी की बात हो रही है, यानी ये बाजीराव के अंतिम दिनों की अब अपन बात की ओर आ गए हैं। 1740 ईस्वी में बाजीराव ने निजाम उन मुल्क का दूसरा पुत्र था ये, इस पुत्र का नाम क्या था? नासिर जंग। इसके साथ में हमला किया, इसके साथ में युद्ध किया और नासिर जंग को परास्त किया। परास्त करने के बाद में उसने मुंगी शिवगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। अब यहाँ आपको यही नाम वापस से रिपीट होता दिखा होगा। इसका कारण यह है कि निजाम उन मुल्क के साथ में उसने मुंगी शिवगांव की संधि की थी, उस पर हस्ताक्षर तो निजाम उन मुल्क ने किया था, परंतु अब उसका द्वितीय पुत्र नासिर जंग के हाथ में सत्ता आ गई थी। तो जब तक नासिर जंग हस्ताक्षर नहीं करेगा तो ये संधि अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसी बात के लिए, इसी बात को मनवाने के लिए पेशवा ने पहले नासिर जंग के ऊपर हमला किया, उसे पराजित किया और नासिर जंग के परास्त होने पर उसे बाध्य किया, उसे मजबूर किया कि वे मराठों के साथ में मुंगी शिवगांव की संधि करे। उसने मजबूरन वो संधि कर भी ली और उस संधि की जितनी भी शर्तें थी उन्हें स्वीकार कर ली, यानी कि वो सारी शर्तें जो 3 अभी अपन पढ़ के आ चुके हैं वो सारी शर्तें यहाँ पर भी आएंगी। कभी प्रश्न आ जाए नासिर जंग के साथ में जो मराठों द्वारा मुंगी शिवगांव की संधि की गई थी उसकी शर्तें बताइए, तो आपको वो 3 शर्तें लिखनी है, प्लस कुछ और हैं यहाँ पर, वो मैं बता रही हूँ क्या थी। एक तो नासिर जंग ने हांडिया और खरगांव के जो जिले थे वो भी मराठों को सौंप दिए। पिछले जो थी वो शर्तें तो हैं ही, प्लस 2 और कौन सी नई शर्त जुड़ गई है यहाँ पर। नासिर जंग ने हांडिया नाम का प्रदेश था, खरगांव नाम का प्रदेश था, ये दोनों ही प्रदेश किसको सौंप दिए? मराठों को सौंप दिए। और इस सब के बाद में 8 मई 1740 ईस्वी को नर्मदा नदी के किनारे रावण नामक स्थान पर अचानक बाजीराव की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि 8 मई 1740 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पर रावण नाम का एक स्थान है, वहाँ पर बाजीराव की अचानक से मृत्यु हो गई थी। यहीं तक अपन ने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से पेशवाओं की स्थिति राजा से भी ज़्यादा बलशाली रही। हमने जो पिछला पढ़ा शिवाजी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मराठा शक्ति को शिवाजी ने स्थापित किया, किन किन युद्धों को किया, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे मराठा शक्ति को शक्तिशाली बनाया, जिससे पूर्ण भारत डरने लगा, मुगल सम्राट उससे भयभीत होने लगे और मराठों को अपने से भी ज़्यादा बलशाली मानने लगे। इसके बाद में धीरे धीरे जो राजा है उनके पद को पेशवाओं ने अपने हाथ में ले लिया, या हम कहें राजाओं की जितनी भी शक्ति थी, बल थी, उसे पेशवाओं ने अपने अधिकार में कर लिया। सारे मराठा जितने भी अभी अपन ने पेशवा के आगे पढ़ा, आपने नोटिस किया होगा सारी संधियाँ पेशवाओं के द्वारा ही की जाने लगी, यानी पेशवा राजाओं से भी ज़्यादा बलशाली होने लगे। और उस स्थिति में जितने भी पेशवा थे वो सारे पेशवा धीरे धीरे करके उन्होंने मुगलों से बहुत सारी संधियाँ की और मुगलों के काफ़ी सारे राज्यों को और क्षेत्रों को अपने अंडर करते हुए मराठा साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इस तरीके से धीरे धीरे जो मराठा शक्ति है और ज़्यादा बलशाली बनने लगी। अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है पेशवा पद का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस व्यक्ति से? बालाजी विश्वनाथ। अब आप यहाँ ये भी याद रखेंगे कि अंतिम पेशवा बाजीराव नहीं था, क्योंकि अपन इस बात को ध्यान रखेंगे कि बाजीराव के बाद में भी कुछ पेशवा रहे होंगे, उनके बारे में इसमें आपकी बुक में नहीं बताया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप जितनी भी संधियाँ इसमें दी है उन संधियों को ध्यान से पढ़ेंगे, उन संधियों की शर्तें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इन पर प्रश्न जरूर से बनते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मेनली अपन ने अभी तक 2-3 संधियाँ ज़्यादा बड़े रूप में पढ़ी है। एक तो ये वाली है मुंगी शिवगांव की, और एक अपन ने यहाँ पढ़ी थी 1719 वाली। ये आपको संधियाँ अच्छे से इनकी शर्तों समेत ध्यान से पढ़ लेनी है। उसके बीच बीच में 2-1 संधियाँ और आई थी,
जैसे एक यहाँ पर मूंगी शिवगांव की ही संधि वापस से रिपीट हुई है, इसे आप देख लीजिएगा। और कोई बहुत ज़्यादा संधियाँ इसमें नहीं दी गई हैं, इसकी भी कोई शर्तें विशेष अलग से नहीं है, वही वाली रिपीट हो जाएंगी। और एक ये और है हांडिया और खरगांव। बस अंतर इतना सा है कि द्वितीय वाली जो थी ये नासिर जंग के साथ में हुई है और पहली वाली निजाम के साथ में हुई है। तो इस प्रकार से आपको ये संधियाँ और इनके जो शर्तें वगैरह हैं अच्छे से पढ़ लेनी है। अब इस चैप्टर से संबंधित जितने भी, इस टॉपिक से और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको आपकी गृह कार्य कॉपी में करने हैं, वो मैं आपको होमवर्क वाले पोर्टल पर सेंड कर दूंगी। तो आपको वहाँ से वो प्रश्न देख लेने हैं टाइम टू टाइम, आज की डेट में वो काम को पूरा कर लेना है। मैं ऊपर डेट भी लिख करके दूंगी, जिस दिन ये वीडियो आपको शो होगा उसी दिन की डेट में आपको वो होमवर्क करना है। सारा का सारा होमवर्क आपको आपके टाइम टू टाइम कंप्लीट करते चलना है, क्योंकि आपको पता है आपकी होमवर्क कॉपीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उन्हें टाइम टू टाइम उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अपना जो आगे का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।